दर्द का रिश्ता होता है। अमरनाथ और केदारनाथ के सामने ये साबित कर दूंगा कि ये सच्चाई बताने वाली बुढ़िया तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। और तुमने मुकुंद प्रसाद चौरसिया, तुमने उन्हें मार डाला है। सवाल तो ये है कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने क्या संस्कार दिए कि आज तुम किसी और के बेडरूम में घुस गई। आपने तो कहा था कि माताजी हमारी मुट्ठी में है, तो वो कोई गड़बड़ नहीं करेगी। अरे सबके सब लालची हैं, गिरे हुए हैं, बड़े कमजोर हैं ये लोग। डर तो मुझे इस बात का पहले भी था। अरे ये तो आपने पहले सोचना चाहिए था ना कि ये लोग जमीन के लिए अगर अपनी माँ को हरिद्वार में मरने के लिए छोड़ सकते हैं तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है तू नैना। और ये तो इंसानी फितरत भी है कि इंसान जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता है उसके मरने के बाद उसका दर्द कम हो जाता है। और यही इन दोनों भाइयों के साथ भी हो रहा है ना। गुजरते वक्त के साथ साथ इन दोनों के दिलों का डर भी कम होता जा रहा है। जो उबाल इनके दिल में उठा था अपनी मां के प्यार में, तो प्यार भी कम होता जा रहा है। इन दोनों को खामोश रखने के लिए इन दोनों के दिलों का डर कायम रखना होगा। तो अब उनका डर कायम रखने के लिए क्या करेंगे आप? उनका डर कायम रखने के लिए मैं खुद हरिद्वार जाऊंगा और हो सका तो एक बार फिर इन दोनों भाइयों की बात उस बुढ़िया से करवाऊंगा। बुढ़िया खुद ब खुद कह देगी कि जमीन के लालच में तुम लोग मुझे मौत के मुंह में क्यों ढकेल रहे हो, और ये शर्मिंदा हो जाएंगे। और इन्हें मैं कोई कदम तो हरगिज उठाने नहीं दूंगा अपने हिसाब से। हेलो, हाँ त्यागी जी, मैं बाकेलाल शर्मा बोल रहा हूँ। उस वक्त मैं राजू चौक पर था, आपसे सही से बात नहीं कर पाया। जी 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 जी। क्या बात कर रहा था आपसे केदारनाथ? हाँ हाँ, और मेरे वकील भी तो आप ही होंगे इस शहर में, और किसको जानता हूं मैं। क्या लग रहा है आपको? ऐसा तो नहीं कहीं केदारनाथ और अमरनाथ अदालत में आपत्ति दाखिल कर रहे हो? हो, अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अमरनाथ और केदारनाथ इस बारे में कोई बात तो नहीं कर रहे, लेकिन हैरानी इस बात की है कि ये लोग उस बारे में कुछ ना कुछ बात तो जरूर कर रहे थे। अरे वाह वाह रे वाह मेरे मट्टी के शेर, अपने हिसाब से। दीदी चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि वैभव जो कुछ भी कर रहा है ठीक ही तो कर रहा है, अनजाने में हुई हो या जानबूझकर। लेकिन मुकुंद प्रसाद के रिश्तेदार को बहू बनाकर हमने बहुत बड़ी गलती की है। अब उस गलती को सुधारना तो पड़ेगा ही ना भाई साहब। इसीलिए वैभव जो कुछ भी कर रहा है अच्छा ही तो कर रहा है, आप उसे मत रोकिए। नमस्ते अंकल, चलो मैं निकलती हूँ, शाम को मिलते हैं। हाँ। बाय बाय अंकल, बाय बाय आंटी। बाय बेटा। भाई साहब मैं त्यागी जी से मिलकर आ रहा हूँ। उनका कहना यह है कि अगर हम चाहें तो इस जमीन का ट्रांसफर रुकवा सकते हैं, बस हमें ऑब्जेक्शन लेना है और उस जमीन पर छानबीन शुरू हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा केदार? तुम्हें मालूम है बाकेलाल ने माँ को इसीलिए कैद करके रखा है कि वो जमीन ट्रांसफर होने का इंतजार कर रहा है, और अगर हमने आपत्ति दाखिल की तो 1 महीने के बाद भी वो माँ को रिहा नहीं करेगा। हाँ चाचा,
पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इधर आप आपत्ति दाखिल करेंगे और उधर वो दादी माँ के साथ पता नहीं कैसा सलूक करे। नहीं, हमें जमीन के लिए माँ की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। हम तब तक कोई कदम नहीं उठाएंगे जब तक माँ हमारे पास नहीं होगी। हरिद्वार से आने के बाद बाकेलाल चाचा एक बार भी हरिद्वार नहीं गए। एक बार वो दादी माँ के पास जाते तो हमें दादी माँ तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता। वैभव, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ठीक से पता नहीं चल पा रहा हो? नहीं पापा, ये मोबाइल दिल्ली में ही घूम रहा है और अभी बाकेलाल चाचा राजीव चौक स्टेशन पर थे। अभी अभी वो घर पहुंचे। मैं भी तो नजर ही रख रहा हूं पापा कि कब वो हरिद्वार जाएं। इसी बात का इंतजार कर रहा हूं मैं। वैभव, तुम्हें सब कुछ पता लगता रहता है कि वो कहाँ जाते हैं और कहाँ से आते हैं? हाँ चाचा। अगर बाकीलाल हरिद्वार गया तो उसके पीछे मैं जरूर जाऊंगा। नहीं चाचा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बाकेलाल चाचा जहां भी जाएंगे उसका पता लगता रहेगा। वो जिस इलाके में जाएंगे, जहां भी जाएंगे, हमको पता लग ही जाएगा। हेलो चंदन भैया, कहिए किस लिए फोन किया है आपने? कैसी हो सुरभि? अब आप लोगों का ये पूछना भी अच्छा नहीं लगता। जब आप लोग मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते तो बेहतर होगा कि आप लोग मुझे मेरे हालात पर छोड़ दीजिए। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? आपने वैभव को फोन किया था? हाँ सुरभि, क्योंकि उसे समझाना जरूरी था कि तुम मेरी बहन हो और अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत सलूक हुआ तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। लगातार कमजोर हो रहे रिश्ते आपकी धमकियों से मजबूत तो नहीं हो जाएंगे ना भैया, इसलिए कह रही हूँ बेहतर होगा कि आप लोग मुझे मेरे हालात पर छोड़ दीजिए। नहीं सुरभि, ऐसा कुछ नहीं होगा। भैया, आप और फूफा जी कुछ कर भी तो नहीं सकते। आज तक मैं फूफा जी के बारे में यही सोचती आ रही थी कि वो बेहद सच्चे और ईमानदार इंसान है। बुआ जी भी यही कहती थी कि जल्द से जल्द सबकी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, लेकिन आज तक नहीं हो पाया ना भैया। अब तो मुझे ये लगता है कि ये गलतफहमी कभी दूर ही नहीं हो पाएगी। ये तुम क्या कह रही हो सुरभि? क्या तुम भी अब पापा को गलत समझने लगी हो? मेरे कह देने और सुन लेने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना भैया। घर में जो हो रहा है वो मैं भी देख रही हूँ। घर में एक नहीं कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो ये भी उठ रहा है भैया कि अगर फूफा जी इतने ही ईमानदार इंसान है तो आधे जमीन के मालिक खुद क्यों बन बैठे हैं? उस घर में सिर्फ एक माँ जी ही मेरी हमदर्द है, लेकिन उन्होंने भी मेरे सामने एक सवाल उठाया जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अगर बाकेलाल चाचा जी ने फरेब से 20 एकड़ जमीन अपने नाम करा ली तो बाकी 20 एकड़ की जमीन फूफा जी के नाम कैसे है? और अगर वो इतने ही ईमानदार हैं तो बाकी 20 एकड़ जमीन के कागजात वापस लाकर क्यों नहीं दे देते? सिर्फ ये कह देने से कि हम ईमानदार हैं कोई ईमानदार तो नहीं बन जाता ना भैया। तुम ठीक कह रही हो सुरभि, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अब उस घर में मैं भी फूफा जी की ईमानदारी को लेकर कोई बात नहीं कर पाती भैया। बेहतर होगा कि आप लोग भी ये बातें ना करें।
फोन रखती हूँ। मेरे सामने तो अब एक ही रास्ता रह गया भावना। अगर उस घर में सुरभि के साथ गलत बर्ताव हो रहा है तो जिस तरह बांकेलाल ने हमें माताजी की धमकी देकर हमारे हाथ पांव बांध रखे हैं कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। जो बांकेलाल कहता है वही करने पर मजबूर है। मेरे सामने भी अब वही रास्ता रह गया। मैं कुछ समझी नहीं। भावना, अब तक तो मैंने अमरनाथ और केदारनाथ दोनों को कुछ नहीं कहा, कोई धमकी नहीं दी। जो भी कहा है वो बांकेलाल के कहने पर ही किया है। लेकिन सुरभि को बचाने के लिए क्या मुझे अब हमें बांकेलाल वाला रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा? बांकेलाल की तरह ही हमें भी उन लोगों को धमकाना पड़ेगा कि अगर हमारी सुरभि के साथ कोई भी गलत बर्ताव किया गया तो उसकी सजा माता जी को भुगतनी पड़ेगी। नहीं, इस तरह तो आप उन लोगों की नजर में और भी बुरे हो जाएंगे। तो और हमारे सामने रास्ता ही क्या भावना? पापा, एक रास्ता तो है। अगर हम वो बाकी के 17 एकड़ की जमीन के कागजात उन्हें सौंप दें, उनकी जमीन उनके नाम कर दें, तो क्या उससे ये साबित नहीं हो पाएगा कि हमारे मन में कोई लालच नहीं है? हाँ, चंदन बिल्कुल ठीक कह रहा है जी। वो जमीन तो मुझे उन लोगों के हवाले करनी है भाव, लेकिन ये बात बांकेलाल से छुपी नहीं रह पाएगी। वो बार बार मुझे इस बात के लिए आगाह करता है कि मैं कहीं अपनी शराफत साबित करने की कोशिश ना करूं। अगर मैंने जमीन उनके नाम पे की तो ये बात जरूर बांकेलाल को पता चल जाएगी। उस घर में भी इसी बात को लेकर चर्चा है पापा। सुरभि भी आज यही कह रही थी। वो लोग ये सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती कि अगर मुझे जमीन का लालच होता तो मैं वो 3 एकड़ जमीन बेचकर एक पाई उनके नाम पर क्यों करवा? उनके नीलाम हो रहे दफ्तर को बचाने के लिए मैं ये जमीन कतई नहीं बेचता। ये बात उनके दिमाग में क्यों नहीं आ रही है? ये बात वो लोग क्यों नहीं समझते? माँ, मुझे लगता है कि मुझे खुद दिल्ली जाना होगा और मैं आज ही दिल्ली जाऊंगा। भाई साहब, इस तरह से परेशान होने से कुछ होने वाला तो है नहीं। केदार कहते हैं ना कि हर समस्या के साथ उसका समाधान आता है। समस्या बाद में होती है, समाधान पहले आ जाता है। बस हम उसे ढूंढ नहीं पाते, उसे देख नहीं पाते। और भाई साहब, पता नहीं इस समस्या का क्या समाधान है। जिस रास्ते पर हम अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं वो रास्ता तो बीच में ही खत्म हो जाता है। भाई साहब, इन समस्याओं के समाधान तो सिर्फ मुकुंद प्रसाद के जरिए ही हो सकता है ना। और आपने जो सोचकर वैभव और सुरभि की शादी करवाई थी वो बात तो बीच में अधूरी रह गई। सुरभि का सहारा लेकर भी हम मुकुंद प्रसाद को झुका नहीं सके और उसे अपनी बात मनाने के लिए मजबूर भी नहीं कर सके। भाई साहब, बात तो सही है। एक तरफ मुकुंद प्रसाद है जो इस कदर लालची है कि उसे किसी बात की परवाह ही नहीं है, और ये सुरभि अब तक बस मुकुंद प्रसाद की ईमानदारी के गुणगान गाया करती थी। लेकिन अब उसे पता चल गया होगा कि ये मुकुंद प्रसाद क्या चीज है। हाँ भाई साहब, मुझे तो ये लगता है कि सुरभि किसी भी हालत में इस घर में अपनी जगह बनाना चाहती है ताकि उसे इस घर से निकाला ना जा सके। केदार, मैं एक बात और भी सोच रहा हूँ। मुकुंद प्रसाद को ये बात बड़ी अच्छी तरह से पता है कि सुरभि हमारे घर में है,
और सुरभि ने उसे जरूर बताया होगा कि इस घर में उसके साथ बर्ताव कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। हम तो चाहते ही थे कि वो बताए, ताकि मुकुंद प्रसाद की आंखें खुले और जिंदगी में हमेशा खुशियां ही मिले, ये जरूरी तो नहीं। क्या हुआ, मुझे नहीं बताओगे? क्या करेंगी जानकर? दर्द का रिश्ता होता है। हम तो चाहते ही थे कि वो बताए, ताकि मुकुंद प्रसाद की आंखें खुले, लेकिन मुकुंद प्रसाद को कोई असर ही नहीं हुआ। अब सोचने वाली बात यह सरस्वती कि अगर इसी वक्त मुकुंद प्रसाद चौरसिया का फोन हमें आ जाए और वो हमें यह धमकी दे कि अगर हमने सुरभि के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो वो हमारी माँ को मार डालेगा, तो हम क्या करेंगे? भाई साहब आप ये क्या कह रहे हैं? देखो केदार, अगर माँ की धमकी देकर बांकेलाल हमें मजबूर करने की कोशिश कर सकता है तो मुकुंद प्रसाद हमें मजबूर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि माँ तो दोनों के कब्जे में। और अगर मुकुंद प्रसाद चौरसिया का फोन आ गया तो इसकी क्या वजह हो सकती है? वो सुरभि की वजह से मजबूर हो चुका है, सुरभि को इस घर में जगह दिलाने के लिए। लेकिन देख लीजिएगा, बाद में वो ये साबित करेगा कि माँ जी तो उसके कब्जे में है ही नहीं। और आज अगर वो फोन करके ये धमकी देगा तो ये बात तो साबित हो जाएगी कि माँ जी उसी के कब्जे में है। हाँ भाई साहब, हो सकता है कि यही बात हो। हाँ, और अगर वो लालची नहीं होता तो अब तक तो वो जमीन हमारे नाम कर दिया होता, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो लालच भी नहीं छोड़ेगा और सुरभि की जिंदगी आबाद भी देखना चाहता है। दोनों एक साथ तो नहीं होगा ना? हेलो हेलो, पहचाना? मैं बरखा बोल रही हूँ। हाँ हाँ, पहचान लिया। कहिए, किस लिए फोन किया? ऐसे ही याद आ रही थी तो मैंने सोचा फोन कर लूं। जी बोलिए। क्या बात है, उदास लग रहे हो? जब हम खुश होते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया खुशहाल है, लेकिन ऐसा नहीं। तकदीर ने किसे क्या दिया है ये सिर्फ वही महसूस कर सकता है। और जिंदगी में हमेशा खुशियां ही मिले ये जरूरी तो नहीं। क्या हुआ, मुझे नहीं बताओगे? क्या करेंगी जानकर? और वैसे भी दुनिया का उसूल है, खुशियां बांटी जाती हैं, गम नहीं। लेकिन कहा तो ये जाता है कि गम बांटने से कम होता है, और अपने वही होते हैं जो खुशियां बांटे या ना बांटे, गम जरूर बांटते हैं। हाँ, ठीक कहा आपने। अच्छा, उस दिन तुम कह रहे थे कि तुम्हें किसी की तलाश है। किसकी तलाश है? है कोई, आप नहीं समझ पाएंगी। हाँ, लेकिन एक दोस्त की तरह ऊपर वाले से प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि मेरी तलाश पूरी हो जाए, ताकि मैं अपने परिवार का मान सम्मान और अपनी बहन की खुशियां बचा सकूं। खैर, अब मैं फोन रखता हूं, मुझे दिल्ली जाना है, मैं कल लौटूंगा। अच्छा सुनो तो, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं बताना तो मत बताओ, ये तो बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है।
मेरा नाम चंदन है। बाय। ओके बाय। मुझे तो मूवी बहुत अच्छी लगी। मूवी नहीं, तुम्हें मूवी की हीरोइन अच्छी लगी क्योंकि हीरोइन में मैं तुमको देख रहा था। नहीं नहीं, मैं तो नहीं देखूंगा, मैं बोर हो जाऊंगा। तो फिर अब आ गई तुम? घर के सारे काम हो गए? देख लो शिखा, सुरभि को इसलिए घर में रखा है। अब अगर इस घर से चली जाएगी तो घर के काम कौन करेगा? इस खानदान के इकलौते बेटे हैं, क्यों अपने खानदान के मुंह पर काले कोट लेना चाहते हैं? दर्द का रिश्ता होता है। अब अगर इस घर से चली जाएगी तो घर के काम कौन करेगा? आज नहीं तो कल इसे जाना ही है। फिर माँ जी आज इसके बदले कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? वैभव, इसे समझाओ कि बहुरानी और नौकरानी में क्या फर्क होता है। ये किस हैसियत से इस घर में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इस घर में बहुरानी की हैसियत से वैभव, जरा इस बहुरानी को समझाओ कि मैं तुम्हारी जिंदगी में किस हैसियत से हूँ। अब समझाना क्या है शिखा? सुरभि को ये अच्छी तरह पता है कि तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरा सब कुछ हो। इस खानदान के इकलौते बेटे हैं, क्यों अपने खानदान के मुंह पर काले कोट लेना चाहते हैं? इस बदनामी को गले लगाकर, इस बदनामी को जिसका नाम है शिखा। सुरभि, अपनी जुबान को लगाम दो। कदम तुम्हारे लड़खड़ा रहे हैं और जुबान को लगाम मैं दूं? ख्याल रखिएगा वैभव, जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तो जुल्म खुद ब खुद खत्म हो जाता है। कल इस घर में जो भी कुछ हुआ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम जाओ सुरभि। सुरभि,